तो इसका आंसर होगा 1921। दरअसल 1911 से 21 के दशक में एक ऐसी स्थिति बन गई थी जब जनसंख्या ह्रास हो गया था, जनसंख्या का ह्रास हुआ था, यानी कि जनसंख्या घट गया था। तो इसमें कई सारी बातें थी, अकाल, बहुत भीषण अकाल आए थे, महामारियां कई सारी हुई थी, जिसकी वजह से इस समय यह ऐसा काल था जिसमें जनसंख्या और नीचे चला गया था। इसीलिए इसे विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1921 को क्या कहा जाता है? जनसंख्या महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस काल में जनसंख्या घट गई थी। ठीक है, जहां तक जनगणना का सवाल है तो दो चार बात इसमें हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला यह कि भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था पहला जनगणना। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए कि 1881 ईस्वी में, यानी कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आरंभ हुई। दो बातें, सबसे पहला जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल। ठीक है, सबसे पहली जनगणना, जहां से बाद में चल करके रेगुलर रूप से जनगणना शुरू हो गया, वह 1881। उसमें कौन था भारत का शासक, ये वायसराय? वह था लॉर्ड रिपन। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन था। और उसके काल से, यानी 1881 के बाद से यहाँ पर नियमित प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें एक सवाल ये भी आपको नोट करना चाहिए कि भारत की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि कब दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कब दर्ज किया गया? 1961 से 71 के दशक में। इसका कारण क्या था? देश आजाद हुआ था, उसकी जो मूल सुविधाएं हैं वह मिलनी शुरू हुई थी, और यहाँ पर हल्के फुल्के स्वास्थ्य का भी विकास हुआ था। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ था। तो हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आपको ज्योग्राफी का जब वो पार्ट पढ़ाएंगे जनगणना, तो उसमें बताएंगे कि कैसे डेमोग्राफिक जो ग्राफ बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, जिसका कितने चरणों में होकर के गुजरते हैं। इसका जो प्रथम चरण होता है उसमें क्या होता है? इसमें मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है और जन्म दर भी बहुत ज्यादा होता है। यानी यह एक अविकसित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था होती है, जहां पर विकास काफी कम हुए रहते हैं या नहीं के बराबर होता है। अविकसित देशों की यह स्थिति होती है। उसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, और बहुत सारे लोग अकाल पड़ा, भूख के कारण या फिर गरीबी या फिर बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, और उसी हिसाब से लोग बच्चे भी पैदा करते हैं। तो बच्चे भी ज्यादा पैदा हुए और मरे भी ज्यादा, तो जनसंख्या स्थिर रहता है। जैसे हम कहते हैं प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में जाकर के क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति आती है जब थोड़ी थोड़ी सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना शुरू होता है। तो जब स्वास्थ्य सुविधाओं का जब हल्का फल्का विस्तार होना शुरू होता है, तो क्या होता है कि जन्म दर जो तेजी से बढ़ रहा था, वह जन्म दर उसी तरीके से रहेगा, यानी कि बहुत अधिक संख्या में लोग बच्चे पैदा करते रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट में कमी आती है, मतलब आश्चर्यजनक रूप से कमी आती है। तो जब मोर्टेलिटी रेट में कमी आती है, इधर जनसंख्या दर बढ़ता है, जनसंख्या जो वृद्धि है वो उसी प्रकार से वो कायम रहता है। तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या का जो ओवरऑल ग्रोथ है वह बहुत तेजी से, तो सेकेंड फेज में काफी तेजी से वो ग्राफ जो ऊपर की ओर चढ़ेगा। फिर थर्ड फेज में क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो लोग यहाँ के हैं, क्योंकि अब बच्चे ज्यादा हो गए, अब धीरे धीरे करके वो प्रशिक्षित पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, उनमें एक जागरूकता आने लगती है। तब वह जो समाज है वहां पर क्या होता है कि जनसंख्या को नियंत्रण को लेकर के वो थोड़ा थोड़ा जागरूक होना शुरू होते हैं। तो धीरे धीरे करके जनसंख्या की जो यानी कि जो बच्चे पैदा करने का जो दर था उसमें थोड़ा सा कमी आती है। तब क्या होता है कि जनसंख्या धीरे धीरे करके स्थिर होना शुरू होता है। फिर चौथा फेज ऐसा होता है कि जनसंख्या पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, यानी कि जितना लोग पैदा हुए उतने ही लोग मरे, यानी कि लोग अब बच्चा पैदा करना कम कर देते हैं।
दो बच्चे, हम दो, हमारे दो का कंसेप्ट लागू हो जाता है, यानी दो बच्चे ही वो पैदा करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जनसंख्या स्थिर हो जाती है। फिर इसका एक पांचवा फेज भी है। उस फेज में आकर के क्या होता है कि लोगों का वैवाहिक संस्थाओं से विश्वास उठने लगता है, यानी कि एक ऐसा विकसित सभ्यता या एक ऐसा विकसित समाज का विकास होता है जब लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। और जिंदगी को जब एंजॉय करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो वैवाहिक संस्था है वह हमारे जीवन को बांधता है। तो इस स्थिति में उन्हें वैवाहिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं होता और वे क्या करते हैं कि विवाह वगैरह नहीं करते हैं या बहुत लेट मैरिज करते हैं। 40 साल 42 साल में जाकर के शादी ब्याह करेंगे तो मुश्किल से एक आध बच्चे होंगे या फिर वो भी नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनसंख्या दर ह्रास होने लगता है। ठीक है, तो यह नॉर्वे उर्वे जैसा जो देश है, विकसित देश है, उन देशों की यह समस्या, जर्मनी वगैरह में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। तो आप देखते हो कि कई सारे जो देश है वहां पर बच्चों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो पांचवें फेज में है, वहाँ जनसंख्या अब घट रही है। तो ये स्थिति होती है। ठीक है, तो ये 5 फेज है, तो उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल हम जनसंख्या से, जनगणना से जुड़ी हुई 2-4 बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1921 को कहा गया महाविभाजक वर्ष कहा गया। महाविभाजक वर्ष कहने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि उस वर्ष में जनसंख्या जो है वह क्या हुआ था, घट गया था। जितने जनसंख्या था तो वो घटना किस वजह से हुआ था, वह घटना हुआ था उसमें जो बहुत सारी जो महामारी और अन्य सारी जो स्थिति थी, उस वजह से महामारी, अकाल और अन्य बीमारियों की वजह से, कुपोषण और तमाम सारी चीजों की वजह से उसमें जो जनसंख्या है घट गया था। उसके पहले बराबर रहता था, है ना, जनसंख्या में हल्की फुल्की वृद्धि होती थी। उसके बाद फिर हम लोग जाकर के देखते हैं कि 1861 से 71 की स्थिति में हम लोग पहुंच गए किस फेज में, द्वितीय फेज में पहुंचे थे। द्वितीय फेज का मतलब जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर तो वही रहा, एक एक लोग 7-7 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी रेट में थोड़ा सुधार आया था। तो 61 से 71 के बीच का जो 70 उत्तर दशक का जो बीच है, क्योंकि उसमें आप याद कीजिए कि जो 60 का दशक था वो क्या हुआ था, हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ था, खाद्यान्न वगैरह ये सब का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा था। हर चीज को रिलेट करके पढ़िए, इससे फायदा ये होगा कि जब आप मेंस में लिखेंगे तो कोई भी प्रश्न को आप चीजों को रिलेट करना सीखेंगे। तो 1961-71 में जनसंख्या बढ़ने का कारण, 61-71 में जनसंख्या बढ़ने का कारण ये था कि 60 के दशक में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ा, लोग आत्मनिर्भर हुए, खाद्यान्न की कमी जो समाज में थी वह खत्म हुई, लोगों की समृद्धि बढ़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ और नतीजा यह कि जनसंख्या, और लेकिन अभी जनसंख्या नियंत्रण करने का वो अभी उनके अंदर ये जागरूकता नहीं आई। बाद में चल करके भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू किया और फिर परिवार नियोजन का कंसेप्ट लाया। तब फिर जाकर के धीरे धीरे हम लोग पहुंचे किसमें, तीसरे फेज में पहुंचे, जब जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया जाने लगा। हम तो हमारे दो का कंसेप्ट लाया गया और अब हम लोग लगभग तीसरे स्टेज में पहुंचे हुए हैं, यानी कि जनसंख्या को स्थिर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी स्थिर नहीं हुआ है, चौथा फेज में जाकर के होगा। तो यह एक चरण होता है, यानी जनसंख्या का कोई देश या कोई समाज किस फेज में है तो इस पर निर्भर करता है कि उसकी आर्थिक विकास या सामाजिक विकास, यानी वह समाज अगर विकसित हो गया है तो वह जनसंख्या का डेमोग्राफिक सिचुएशन हम खुद निकाल सकते हैं कि डेमोग्राफिक सिचुएशन ये होगा। ठीक है, और एक चरण के बाद ही दूसरा चरण में हम प्रवेश करते हैं। हालांकि चाइना इसका एक्सेप्ट है, उसने अपनी कड़ी नीतियों की वजह से उसने क्या किया कि उसको आश्चर्यजनक रूप से जनसंख्या को बिना तीसरे फेज में गए डायरेक्ट चौथे फेज में पहुंचा और अपनी जनसंख्या को उसने कंट्रोल कर लिया। है, चलिए आगे हम इन चीजों पर और बढ़िया से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है। वैश्विक स्तर पर जब हम बात करेंगे तो मलेशिया में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। भारत में जब हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो रबर का उत्पादन है वह कहाँ होता है, केरल में होता है। रबर क्या है, एक सुसंगत लोचदार पदार्थ है जिसमें काफी उसमें लचीलापन होता है। ठीक है, और यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है, लेटेक्स से प्राप्त होता है। उष्णकटिबंधीय पेड़ का जो लेटेक्स होता है, यानी कि उसका जो ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, लट्टा हम लोग बोलते थे गांव में। ठीक है, तो उससे जो लेटेक्स निकलता है उसी से यह बनता है। ठीक है,
तो कहा जाता है कि केरल की जो पहाड़ी ढलान सबसे पहले 1895 ईस्वी में भारत में पहला रबड़ बागान स्थापित किया गया था, लेकिन 1902 से लेकर 1902 से यहाँ पर वाणिज्यिक स्तर पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रचार प्रसार या उसका बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना शुरू किया गया। ठीक है, आज की तारीख में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक है। ठीक है, जो थाईलैंड तथा इंडोनेशिया के बाद आता है। सबसे ज्यादा आज की तारीख में थाईलैंड और इंडोनेशिया इस सब में उत्पादन किया जाता है रबड़ का। ठीक है, मलेशिया सबसे पहले कहा जाता है कि वहीं पर सबसे पहले रबड़ का उत्पादन होता था। ठीक है, और इस प्रकार से यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, केरल होगा। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। 1895 में इसे सबसे पहला बागान का स्थापना किया गया था और 1902 से वाणिज्यिक पैमाने पर इसका उत्पादन करना शुरू किया गया। यह क्या होता है, एक लेटेक्स से बनता है, उसमें कटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में जो एक पेड़ है उसके लेटेक्स से इसका रबड़ का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है। ठीक है, इसका सबसे पहले आंसर हम लोग लिखेंगे, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, यानी हल्दिया यानी बंगाल से लेकर के यह इलाहाबाद तक, पटना भी इसी बीच में है। ठीक है, इसको जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वह 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। पॉइंट कर लें, 2-4 बार इसमें नोट कर लेंगे हम लोग कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वह 27 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। ठीक है, सबसे लंबा जलमार्ग कौन है, तो 1 है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच तक का यह जो जलमार्ग है गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत है। जैसे कि आप जानते हैं जो बंगाल वाला एरिया में वो हुगली नदी है, वहां पर गंगा ही जाकर के अलग 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 वितरकाओं में बढ़ती है, तो उसी में एक हुगली नदी है जिसके किनारे आपका कलकत्ता का बंदरगाह है। ठीक है, तो वहीं से वो सारी नदी तंत्र को मिला करके बनता है। और इस जलमार्ग की जो लंबाई है, कुल लंबाई वह 1620 किलोमीटर है। कितना है, 1620 किलोमीटर। यह जलमार्ग कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे जगहों से होकर के गुजरता है। ठीक है, यही सारे इसमें चीज थी। वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की जब हम बात करेंगे तो असम में सदिया से धुबरी तक का है कौन, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। कहां से कहां तक, असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में है और 891 यानी कि 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। कौन, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ठीक है, तो 2 कहां से कहां हो गया, असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक। ठीक है, पहला कहां से कहां तक था, यह इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक था। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार कहां से कहां तक है, यह केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र में है। ठीक है, कहां, केरल का पश्चिम तटीय क्षेत्र में। और इस प्रकार से इससे जुड़ी 2-4 बातें हम लोग देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का खेतड़ी खनन किस लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी है ना, तो खेतड़ी जो बेल्ट है वह मुख्य रूप से तांबा खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो खेतड़ी खान है वो सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही वहां पर तांबा का उत्पादन किया जाता रहा है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल हम पढ़ते हैं ना कि ताम्रपाषाण काल का है वो, है ना, तो यानी तांबा का वहां पर ये था। तो तांबा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही वहां पर उत्खनन किया जाता रहा है। तांबा का जो अनुमानित भंडार है उसके दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड में, मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर और झारखंड तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अच्छा, तांबे का उत्पादन कौन करता है ये भी जान जाइए। तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा।
अच्छा, ये भी जान जाइए कि तांबा प्राप्त किस प्रकार की चट्टान से होता है। यह अवसादी एवं कायांतरित या तीनों प्रकार के अग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों में तांबा मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। देश के कुल स्वर्ण का भी लगभग 98% जो है अकेले कर्नाटक का जो कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खाने वहां से प्राप्त किया जाता है। ये भी जान जाइए, कोलार जो है वह किसके प्रसिद्ध है, वह स्वर्ण उत्पादन के लिए। कर्नाटक का जो कोलार खान है और हट्टी खान है, वहां पूरे देश का 98% सोना का उत्पादन किया जाता है। तो तांबा का कौन हो गया, खेतड़ी हो गया, और सोना का हो गया कोलार तथा हट्टी जो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत कृषि भूमि जोत किस लिए इसका आकार क्या होता है। सीमांत कृषि, सीमांत कृषि से तात्पर्य क्या है। सीमांत कृषि से तात्पर्य है 1 हेक्टेयर से कम खेती के जो किसान होते हैं उसे हम कहते हैं सीमांत किसान। ठीक है, तो अमूमन हम लोग जानते हैं कि भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वह उनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती, यानी कि वो सीमांत किसान है। ठीक है, वर्ष 2010 से 11 की जो कृषि जनगणना हुई उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 67.04%, कितना 60, इसको मैं आपको ये कर देता हूँ। ठीक है, 67 क्या हुआ, हाँ 67.04% जो है, 67.04% यह सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 2010-11 की कृषि जनगणना के अनुसार भारत में लघु किसानों की कुल संख्या, यानी कि इससे भी जिनका कम है, वह 17.93% है। बहरहाल यहाँ पर ये याद रखें कि सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है, वो सीमांत कृषि भूमि जोत के अंतर्गत आएगा। और इसकी आबादी कितनी है, 67.04% जो किसान हैं वह सीमांत कृषक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। नीति आयोग है ना, नीति आयोग के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे, बिल्कुल नया है ये, है ना। अब योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। यह एक नई संगठन है जिसे 1 जनवरी 2015 को ये किया गया है ना। इसे भारत में थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। किस रूप में, थिंक टैंक के रूप में प्रदान करता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर इसमें जो अन्य मेंबर्स होते हैं, इसका जो मुख्य रूप से ढांचा है, तो मुख्यमंत्रियों यानी कि विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वे उसके मेंबर्स होते हैं। और संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाला विशेषज्ञ या जो प्रधानमंत्री द्वारा जो कुछ लोगों को नामित किया जाता है विशेष क्षेत्र विशेषज्ञ क्षेत्रों से, वो लोग इसके जो होते हैं सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पूर्णकालिक सदस्य में इसके कौन कौन होते हैं, उपाध्यक्ष जो है इसका प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। पदेन सदस्य इसके केंद्रीय मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को इसमें एक किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। नीति आयोग आप लोग पहले भी काफी कुछ बढ़िया से इसको पढ़ चुके हैं, बाकी फिर देखेंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से खींचूंगा। अगला है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज्ड, इसका आंसर होगा जस्ते की परत, यानी कि लोहे की पाइप पर जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड, है ना। स्टील या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेलाइजेशन। क्या कहा जाता है, गैल्वेलाइजेशन। ठीक है, जस्ते का प्रयोग किस लिए करते हैं, बैटरियां बनाने में करते हैं। तांबे के साथ कांसा बनाने आदि में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है।
दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है, कितना है? तो इसे बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम दृश्य प्रकाश के नाम से जाना जाता है। कि दृश्य प्रकाश का जो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्ध्य है वह कितना है? 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है। ठीक है। विद्युत विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का यह एक भाग होता है और इस श्रेणी की विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही हम प्रकाश करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। दृश्य स्पेक्ट्रम में हम लोग जानते हैं इसमें बैनी आह पिनाला जो आपका बनता है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। सबसे जो सर्वाधिक अपवर्तन होता है वहां कहां पर होता है? बैंगनी में होता है। 3.9 × 10⁻⁷ मीटर इसका ये होता है, अब लेंथ होता है तरंग दैर्ध्य का। और इसका जो है लाल का सबसे ज्यादा होता है, आप लोग जानते हैं 7.6 × 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है। यानी सबसे न्यूनतम अपवर्तन सर्वाधिक लंबे तरंग दैर्ध्य वाले में होगा। तो सबसे न्यूनतम अपवर्तन कहां पर होगा? तो लाल वाले का जो सबसे न्यूनतम अपवर्तन होता है, जबकि सबसे ज्यादा अपवर्तन किसका होता है? बैगनी वाले का होता है। तो चूंकि इसका सबसे कम अपवर्तन होता है, यही वजह है कि हम लोग सिग्नल वगैरह का जो यूज करते हैं वह लाल रंगों का करते हैं, क्योंकि लाल रंगों का अपवर्तन सबसे कम होता है। इस वजह से हमें दूर से ही दिखाई पड़ जाता है कि लाल है, यानी खतरे की घंटी है। इसलिए हम अपनी गाड़ी को क्या करते हैं? रोक देते हैं। ठीक है। ट्रेन वगैरह सब देखेगा कि वहां पर लाल जल रहा है, भाई सिग्नल अभी नहीं मिला, इसका मतलब खतरा है, रोक दो। ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तन है वह सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लंबा रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार से बैगनी का जो अपवर्तन है वह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्ध्य है, तो समझ गए 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच का जो ये है वो दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठोस के सीधे गैस में, हाँ, ठोस का जो सीधे गैस में जब कोई ठोस सीधे गैस में जब बदल जाता है तो क्या करते हैं? उसे क्या कहा जाता है? हम उसे ऊर्ध्वापातन करते हैं। ऊर्ध्वापातन, जैसे आपका ये फिटकरी, फिटकरी क्या है? वो ऊर्ध्वापातन की क्रिया होती है उसमें। क्या वो बिना वो अमूमन क्या होता है? ठोस पहले जल में बदलता है, फिर जल भाप में बदलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट वो भाप में बदल जाता है, यानी कि जो बीच का जो ये है वो जल, वह जल नहीं बनता, डायरेक्ट भाप बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन करते हैं। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें कोई भी ठोस पदार्थ सीधे ठंडा करने पर क्या होता है कि ठोस में बदल जाता है, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा और ठोस से सीधे गैस में बदलता है। तो इसमें दो चार महत्वपूर्ण जो ऊर्ध्वापातन के जो गुण है, दो चार पांच पदार्थ जिस आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे कपूर, कपूर ऊर्ध्वापातन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार से नेप्थलीन, नेप्थलीन है ना। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड, इसी प्रकार से एंथ्रासिन, ये सारे के सारे गैस से द्रव बनने की परिघटना जो होती है, जो गैस से सीधे द्रव जो बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। जैसे वाष्प बना और वाष्प से जब संघनन होता है तो संघनन होकर सीधे क्या बन गया? ठोस बन गया। तो कौन कौन से हो गया? कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यह ऊर्ध्वापातन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है आप लोग तो जानते हैं, है ना। धनावेशित जो हिस्सा होता है वह न्यूक्लियस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक परमाणु किसी साधारण से पदार्थ का सबसे जो छोटी जो घटक या इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं।
प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है, जहां पर क्या रहता है, न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, एक प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नेगेटिव आवेश होते हैं उस पर, इलेक्ट्रॉन पर, यानी ऋणात्मक होते हैं, और वे चारों तरफ क्या करता है, वह चक्कर लगाता है, ठीक है। इस बहरहाल अभी इतनी हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में रहेगा, जो पॉजिटिव धनावेश होता है उस पर, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर और इसको और डिफाइन करेंगे तो प्रोटॉन जो होगा वह पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन जो होता है वह लगभग न्यूट्रल रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर नेगेटिव धनावेश होते हैं जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट में हम देख लेते हैं, बिहार के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करता कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ये हैं। भारत में से कि कुल 37 अभी वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, 37, जिसमें 29 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित विश्व धरोहर है। लेकिन जब बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार में 2 महत्वपूर्ण जो विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, 2 हैं, वो कौन कौन सा है, एक है आपका महाबोधि मंदिर और दूसरा नालंदा खंडहर, ये 2 इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 2 है, कौन कौन, महाबोधि और नालंदा खंडहर, ठीक है। चलिए तो आज का वर्कशॉप हम समाप्त करते हैं। अभी आपका जितेंद्र सर क्लास लेंगे हिस्ट्री का।